नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपके सामने राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा लाइव क्लासेस जो हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो आपको कई दिनों से पिछले हफ्ते से नहीं मिल पाई हैं, लेकिन हम आपके सामने आज से ये क्लासेस जो हैं वो उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हालांकि आज भी आपको ये एक रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिलेगी, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से लाइव जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। जल्द ही कल या परसों से लाइव क्लासेस जो है वो आपकी शुरू कर दी जाएंगी, या अगली क्लास जो है वो आपकी लाइव क्लास ही होगी। तो आज ये 11th क्लास में बायोलॉजी की जैसे फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हमें 11th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ नॉर्मल बातें जो हैं उनके बारे में हम सामान्य जानकारी देखेंगे। जैसा कि 10th क्लास में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था साइंस। साइंस जो है ये इसे आगे जाकर जैसे ही हम 11th 12th क्लास में या और हायर क्लासेस में जब हम स्टडी करते हैं साइंस से रिलेटेड, तो बाद में इसको अलग अलग ब्रांचेज में या अलग अलग शाखाओं में डिवाइड कर दिया जाता है। साइंस में मेनली यदि देखा जाए आपके 11th क्लास में, यदि आप साइंस 10th पास आउट होने के बाद में आप सब्जेक्ट साइंस यदि ले रहे हैं, तो आपको साइंस में टोटल 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो मिलेंगे, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आप चाहे बायो या मैथ दोनों ले तो दोनों में आपको ये पढ़ने पड़ते हैं, या दोनों में आपको ये पढ़ा जाता है। इसके अलावा मैथ और बायो जो है उसमें से एक एक ऑप्शनल जो है वो आपके रहता है। यदि आप जैसा कि इस ग्रुप में ऐड किए गए हैं, तो आप अपनी इच्छा से, जैसे आपने इच्छा जाहिर की होगी बायो सब्जेक्ट लेने के बारे में, तो उसके बारे में हम कुछ सामान्य बातें जो हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, उनकी जो स्टडी है, चाहे उनकी स्ट्रक्चरल हो, चाहे उनकी फिजिकल हो, संरचनात्मक, वो किस चीज़ से बने हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारा जो है वो स्टडी आउट किया जाता है किसमें, बायोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए बायोलॉजी, ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये केवल समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जो है वो बताई जा रही है, आपके सिलेबस से रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं वो एक बार नहीं हैं। अब हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके जब हम स्टडी करेंगे 11th क्लास में, तो 11th क्लास में जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं या आगे हायर क्लासेज में भी जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो ये बायोलॉजी जो है इसको मेनली 2 ब्रांचेज जो हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ए बॉटनी एंड द सेकेंड वन इज ए जूलॉजी। बॉटनी जो है ये बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है स्टडी ऑफ ए प्लांट्स जो हैं उनकी स्टडी जो है वो बॉटनी में की जाती है। इसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति यानी प्लांट, हर्ब, सब वगैरह जो है या ट्रीज वगैरह जो है उनकी स्टडी जो है वो बॉटनी में की जाती है। जबकि जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ जून्स, या फिर कह सकते हैं एनिमल्स जो है उनकी स्टडी जो है वो आती है जूलॉजी में। तो 2 मेनली इसमें ब्रांचेज जो हैं वो होती हैं। अब इनके अकॉर्डिंग ही आगे जो है वो स्टडी की जाती है या सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है बॉटनी और जूलॉजी में। हालांकि अब की बार आपके सिलेबस में थोड़ा सा जो चेंज है वो किया गया है, और एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो 11th क्लास से अब की बार लागू कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग देखा तो उस सिलेबस में इसे बॉटनी और जूलॉजी जो है उसमें डिवाइड नहीं करके अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है। तो सिलेबस में जो यूनिट्स का ये जो डिवाइडेशन है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। टोटल आपका जो इंडेक्स रहेगा सिलेबस का वो है यूनिट में डिवाइडेशन करके, वो है टोटल 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट जो हैं उनमें ये पूरा सिलेबस जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। पहले हमें बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। यूनिट फर्स्ट जो है वो है द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग किंगडम, यानी जीव जगत की विविधता। अब डाइवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड यदि हम इसको देखें तो ये जो है वो बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी।
टेक्सोनोमी जो है उसकी स्टडी जो है वो एक तरह से इसमें की जाएगी। टेक्सोनोमी का मेन या मतलब जो है वो यहाँ पर रहेगा डिवाइडेशन। टेक्सोन में, टेक्सोन यानी क्लासेज जो हैं उनमें डिवाइड करना। यहाँ पर बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कई बिलियन टाइप के हैं, कई अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो मिलते हैं। उन सब की स्टडी करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग सेम क्लास या अलग अलग क्लासेज में डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइडेशन करने का जो साइंस है, जिस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जिन प्रिंसिपल्स पर डिवाइड किया जाता है, जिन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, वो सारे जो हैं वो टेक्सोनोमी में स्टडी किए जाते हैं। टेक्सोनोमी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ए एनिमल्स। इनकी स्टडी जो है वो इसमें की जाती है, जिसमें टोटल 4 चैप्टर जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले लिविंग किंगडम जो है उनके बारे में नॉर्मल जो इंफॉर्मेशनरी स्टडी जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जीव जगत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जिसमें 5 अलग अलग किंगडम जो हैं उनमें उनको डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे 9th क्लास में। जैसे या छोटी क्लासेज में आपने इनके नॉर्मल क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया या प्लांटी। तो उन 5 किंगडम के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में प्लांटी किंगडम जो है, प्लांट किंगडम, और उसके बाद में एनिमल किंगडम, उनकी पूरी स्टडी जो है वो की जाएगी। यानी फर्स्ट यूनिट जो है वो टेक्सोनोमी से रिलेटेड रहेगी। उसके बाद में सेकेंड यूनिट की हम बात करते हैं। सेकेंड यूनिट जो है वो है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इनमें स्ट्रक्चरल स्टडी जो है वो हम पढ़ेंगे, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। अब ये स्ट्रक्चरल स्टडी यानी किसी भी जीव का संरचनात्मक संगठन जो है उसका जो अध्ययन करना है, वो बायोलॉजी की या साइंस की एक अलग ब्रांच में आता है, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे फर्स्ट यूनिट जो है वो टेक्सोनोमी से रिलेटेड है, तो सेकेंड यूनिट जो है वो होगी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, और इसी के साथ में दूसरी जो स्टडी है वो है एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनके बारे में हम सेकेंड यूनिट जो है वो पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी जो है वो होता है किसी भी जीव की आउटर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो हमारा जो शरीर है उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसमें अंगुलियों का पैटर्न जो है, पैटर्न ऑफ फिंगर जो है वो क्या है, या फिर हमारे पोर्स जो हैं, हेड हैं, लिम्ब हैं, इनकी जो हमारे शरीर के साथ में जुड़ाव इनका कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है। ये एक प्लांट जो है उस प्लांट में उसका स्टेम जो है वो किस टाइप का है, टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो कैसी हैं, या उनके अंदर जो लीव्स जो हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका पैटर्न कैसा है, उनका कंपोजिशन कैसा है, उनका जुड़ाव कैसा है, वो सारा जो है वो आता है मॉर्फोलॉजी में। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो स्टडी करना जो है वो आता है एनाटॉमी में। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है इससे रिलेटेड 3 चैप्टर जो हैं वो इसके अंदर हमें पढ़ेंगे। इसके बाद में थर्ड यूनिट जो है जो आपके 11th क्लास बायोलॉजी के सिलेबस में दी गई है वो है सेल से रिलेटेड स्टडी। सेल से रिलेटेड स्टडी जो है इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए सेल, या साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडीड अबाउट ए सेल। सेल के बारे में स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो है साइटोलॉजी। एक सेल जो है वो कैसी होती है, सेल से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल स्टडीज या डिस्कवरीज वगैरह जो हुई हैं उनके बारे में, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, प्रोकैरियोट सेल या यूकैरियोट सेल यानी टाइप्स ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह, इनकी जो स्टडी है वो हम करेंगे इस थर्ड यूनिट में। साइटोलॉजी जो है इसको भी 3 अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम तीनों चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है वो साइटोलॉजी या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी जो है उसकी पूरी स्टडी करेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 जो है वो आती है। 4th यूनिट जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी
अब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो यूनिट है या स्टडी जो है वो 12th क्लास में थी। अब की बार 12th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड यूनिट उनके 12th क्लास के सिलेबस में भी है, और 11th क्लास में जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस आपके लागू कर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 11th क्लास में भी आएगा। यानी एक कंबाइंड यूनिट है ये, जो 11th और 12th दोनों में एक साथ पढ़ाई जा सकती है। अब प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। एनिमल में जैसे हम देखें तो हमारे द्वारा न्यूट्रिशन जो किया जाता है, हमारे बॉडी को कैसे न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे शरीर में होने वाली एक फिजिकल एक्टिविटी है या फिजिकल रिएक्शन हो गई, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, इस तरह की सारी चीज़ें जो आती हैं उनको हम कैसे, उनकी पूरी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म की जो स्टडी है वो आती है प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट ग्रोथ, प्लांट में होने वाला फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, प्लांट रेस्पिरेशन, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। टोटल 5 चैप्टर जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, टोटल 5 चैप्टर जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के इसे यूनिट में। एंड लास्ट यूनिट जो आपके 11th क्लास बायोलॉजी के सिलेबस में दी गई है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव शरीर विज्ञान जो है वो इसको हम कह सकते हैं। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन से रिलेटेड जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनके बारे में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टडी जो है वो इसमें हम करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन बींग्स में होने वाली जो भी लिविंग प्रोसेसेस हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन या फिर ब्लड फ्लूइड सर्कुलेशन वगैरह उसके बारे में, या एक्सक्रिएशन है, या ह्यूमन बीइंग में होने वाला लोकोमोशन और मूवमेंट, कैसे हम चलते हैं या कैसे हम मूवमेंट वगैरह करते हैं, या हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे बना रहता है, ये सारी जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी यूनिट, सबसे लास्ट यूनिट जो है वो आपके सिलेबस में ये दी गई है। अब ये एनसीईआरटी का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ये 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब की बार ये जो पूरा सेशन जैसे अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, उसके अनुसार जो गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइंस जो है वो जारी हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग इस सिलेबस को हो सकता है कि सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। तो कैसे क्या सॉर्ट आउट किया जाएगा इसके बारे में ना अभी हम बता सकते हैं, ना आपको इसके बारे में पता होगा, या अभी इसके बारे में नीति निर्धारण जो है वो चल रहा है। तो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम बाद में आगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी को कैसे हम चेंज करते हैं या अपने अध्ययन कार्य को हम कैसे चेंज करते हैं वो उसके अनुसार देखा जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जैसे जो क्लासेज हम चला रहे हैं, जो अभी तक गाइडलाइन आई है उनके अनुसार हम क्लासेज जो हैं वो चला रहे हैं, तो उसमें हम इन 5 यूनिट्स में से जितनी यूनिट या जितने चैप्टर जो हैं वो हम ऑनलाइन स्टडी कर सकें उतने का हम आपको उतनी स्टडी हम करने का प्रयास करेंगे और हम आपको वो लाइव क्लासेस के थ्रू अवेलेबल करवाते रहेंगे। अब इसमें ये जो 5 जो अलग अलग यूनिट्स हैं इसमें जैसे भी जो भी सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन जैसा कि संभावनाओं वगैरह के अनुसार यदि देखा जाए तो बेसिक चीज जो है या बेसिक स्टडी जो है उसके बारे में नॉर्मली निश्चित रूप से ही सिलेबस जो है उसमें अध्ययन कार्य जो है वो निश्चित रूप से जरूर करवाया जाएगा। तो बेसिक चीज जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो है यूनिट 3rd। यूनिट 3rd इज अबाउट साइटोलॉजी। यूनिट 3rd जो है वो साइटोलॉजी से रिलेटेड है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए सेल। सेल जो है वो एक बेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या बायोलॉजी का बेस मान सकते हैं, या बेसिक ब्रांच जो है वो मान सकते हैं हमें साइटोलॉजी को, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें होने वाली उनकी चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे फंक्शनल हो वो यूनिट जो है वो सेल है। इसके अलावा यदि हम किसी भी जीव में होने वाली जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह देखें तो वो भी कहाँ पर कंप्लीट होती हैं, सेल में ही। तो साइटोलॉजी जो है वो निश्चित रूप से आपके सिलेबस में रहेगी ही रहेगी। इसमें टोटल 3 चैप्टर जो हैं वो दिए गए हैं।
फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें या अपने टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो चैप्टर 8 जो है उसको हम शुरू करेंगे, क्योंकि यूनिट 3 जो है वो 8th चैप्टर से शुरू होती है। 8 चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे और 8 चैप्टर है सेल, या इसका जो टाइटल है वो सेल के रूप में दिया गया है, सेल द यूनिट ऑफ ए लाइफ। तो यहाँ पर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है वो हमें पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो बेसिक नॉलेज है, उसके बाद में हम इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें सेल के बारे में या सेल से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो आता है सेल से रिलेटेड जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर सेल के बारे में जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि सेल है क्या, या व्हाट मीन्स बाय द सेल। सेल का मतलब क्या होता है, या सेल किसे कहते हैं, कहाँ मिलती है, ये किस तरह की होती है, इसमें क्या एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, वो सारी जो स्टडी है वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल से रिलेटेड जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनकी हम बात करें। तो सेल की यदि हम बात करें कि सेल जो है वो है क्या, तो जैसे आप छोटी क्लासरूम में पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द फंक्शनल एंड ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ all living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल है, और इससे रिलेटेड स्टडी जो है वो साइटोलॉजी में की जाती है। तो ये एक तरह से हम डेफिनेशन, एक शॉर्ट आउट डेफिनेशन जो है उसके रूप में हम सेल को बता सकते हैं। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग हम अपनी बात करें, एक छिपकली जो है वो, एक चींटी जो है वो, एक नीम का पेड़ यदि खड़ा हुआ है, एक ग्वार का पौधा यदि खड़ा हुआ है, एक आक है, कोई घास है, या छोटे मच्छर मक्खियाँ वगैरह हैं, या इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जिनको हम नेकेड आई से, नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। वो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। उन सब के शरीर में सेल या सेल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट या कंपोनेंट जो हैं वो जरूर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात अलग है कि उनका जो बॉडी है, उनकी जो होल बॉडी है, उनका जो पूरा शरीर है वो कितनी सेल से मिलकर बना है। हो सकता है वो सिंगल सेल से बने हुए हों, या हो सकता है उनमें मोर देन 1 या मोर देन मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल्स भी हों। जैसे ह्यूमन बीइंग की हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में लगभग 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मीन्स 10 to the power -18 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और हर दिन मिलियन बिलियन सेल जो हैं वो हमारे शरीर में डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, डेड होती रहती हैं, और नई सेल जो हैं उनका जनरेशन जो है वो लगातार होता रहता है। तो सारे जो जीव हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, सेल। यानी लाइफ का आधार जो है या लाइफ की जो इकाई है वह एक सेल है। लाइफ की यूनिट जो है वो सेल है, यानी हमारी पूरी बॉडी जो है वो जिस यूनिट से मिलकर बनी है वो यूनिट जो है वो क्या है, एक सेल। जैसे एक कमरे की हम बात करें, एक घर की हम बात करें तो वो ब्रिक्स, ईंटों से मिलकर बना होता है। एक होम, एक रूम, उसकी जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक ब्रिक या एक ईंट होती है, एक पत्थर होता है। उसी तरह से ये हमारे शरीर की एक ईंट है और ये मिलकर हमारी पूरी बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन कर रही है। तो इस बेसिस पर हम ये चीज़ बता सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है। तो सेल इज द नॉर्मल डेफिनेशन है ये, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लाइफ। अब इससे रिलेटेड ये सेल जो है इसके बारे में हमें जानकारी कैसे हुई, इसके बारे में जो नॉलेज हम पढ़ते हैं इनके बारे में पता कैसे चला, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो
इसमें सबसे पहला नाम साइटोलॉजी या सेल की स्टडी से रिलेटेड जो सबसे पहला नाम लिया जाता है किसी भी साइंटिस्ट का, वो है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने अपना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको बनाया, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने कॉर्क फ्लाइज यानी एक पेड़ जो है उसकी जो छाल होती है उसका एक पतला सा सेक्शन काट लिया, उसका एक पतला सा टुकड़ा काट लिया, और उस कॉर्क स्लाइस को उन्होंने अपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी चीज को बड़ा करके उसको या एनलार्ज करके उसको शो करता है। तो इस कॉर्क स्लाइस की जब उन्होंने स्टडी की तो उस कॉर्क स्लाइस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्हें इस तरह के कई सारे चैम्बर जो हैं वो नजर आई, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो नजर आई। जैसे इसकी तुलना या इसका कंपैरिजन जो है वो हम कर सकते हैं हनी बी का कोम्ब जो होता है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जैसे चैम्बर बने होते हैं, उस तरह के चैम्बर जो है वो इनको नजर आए। ये एक तरह से देखा जाए तो डेड सेल्स थी, क्योंकि कॉर्क जो है वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है, या बार्क पेड़ की जो छाल होती है वो उसका डेड पार्ट होता है। तो डेड सेल थी, लिविंग सेल की स्टडी उन्होंने नहीं की थी, और ये खाली चैम्बर जो है इनको देखा था। इन चैम्बर को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है सेलुली, और इस सेलुली से ही एक वर्ड जो है वो बाद में आगे जाकर बन गया सेल। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सेल स्टडीड बाय रॉबर्ट हुक by their compound microscope. He studied, he showed the cork slice by the compound microscope and show the cork slice is made up from more than one chamber-like structure. These chamber-like structure named by Robert Hooke as cell. उन्हें चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर को बाद में आगे जाकर रॉबर्ट हुक के द्वारा जो नाम दिया गया था वो नाम था सेल। और इस तरह से सेल, या हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कोशिका। तो सेल या कोशिका वर्ड जो है वो सबसे पहले आया। कोशिका यानी कोश, कक्ष, चैम्बर, उससे मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। या सेल, जैसे एक जेल में कमरे जो होते हैं उनको सेल कहा जाता है, तो वो कमरे जैसी स्ट्रक्चर जो है, यानी कक्ष, कमरे के लिए, रूम के लिए, एक चैम्बर के लिए ये सेल वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। तो उस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो देखी थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये जो सेल देखी गई थी इसे सबसे पहले देखा गया था 1665 में। उसके कई सालों बाद और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी जो है उससे रिलेटेड और ज़्यादा जानकारियां जो हैं वो बढ़ती गई। और उसके बाद में एक अलग साइंटिस्ट आए 1674 में, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की स्टडी की थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्स सेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो उसमें नाम लिया जाता है रॉबर्ट हुक का। बट यदि क्वेश्चन ये आ जाए हु डिस्कवर्ड या हु सा द फर्स्ट लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल जो है वो किसने देखी थी, तो उसमें नाम आता है ल्यूवेनहॉक का। इन्होंने अपना एक और ज्यादा हाईली इंटीग्रेटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको बनाया, एक ज्यादा और व्यवस्थित, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया। और उसके बाद में रिवर वाटर जो है उसको, या ब्लड सैंपल जो है, सीमेन जो है, इनकी स्टडी जो है वो इन्होंने की। और उसमें यह पाया कि कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो खोज या बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है उसका श्रेय जो है वो भी ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। और लिविंग सेल की स्टडी या लिविंग सेल से रिलेटेड डिस्कवरी जो है उसका श्रेय जो है वो भी ल्यूवेनहॉक को ही दिया जाता है। तो रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक,
इनके बारे में ये चीजें आ गई। एक चीज इसमें थोड़ी सी और ध्यान में रखोगे, रॉबर्ट हुक ने अपनी ये जो स्टडी की थी वो इसमें ये सेल से रिलेटेड जो भी नाम दिया था इसके बारे में इन्हीं ने पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको नाम दिया जाता है या जिसका टाइटल था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक है उसमें इन्होंने ये टोटल जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया था। उसके बाद में ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल जो है उसकी खोज की। उसके बाद में कई सालों तक इससे रिलेटेड और कोई चीजें जो है वो ध्यान में नहीं आई, लेकिन फिर बाद में यदि हम बाद में सन 1831 में एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने सेल में जो न्यूक्लियस होता है, सेल में न्यूक्लियस जो है इसकी उन्होंने खोज की थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो उन्होंने की। उसके बाद में सेल से रिलेटेड और भी कई सारी डिस्कवरीज वगैरह जो हैं वो होती गई और नई नई चीज़ें जो हैं उनकी जानकारी लोगों को पता चलती गई। लेकिन हम इन चीज़ों को बाद में ये डिस्कवरीज वगैरह जो हैं वो इनको हम लिस्ट आउट करेंगे बाद में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे वो है सेल थ्योरी से रिलेटेड, या सेल थ्योरी की हम बात करें तो इसके पर हम आते हैं। तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो है वो है क्या? पहली चीज तो ये देखें, सेल थ्योरी इसमें जो कंक्लूजन निकाले गए हैं सेल से रिलेटेड स्टडी के वो सारे जो हैं वो इसके थ्रू जो हैं वो लिस्ट आउट किए गए हैं। सेल थ्योरी को प्रोपोनेट किया था सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने, एक थे स्लाइडेन और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे स्वान। तो स्लाइडेन एंड स्वान प्रोपोनेटेड द सेल थ्योरी या फर्स्ट सेल थ्योरी। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन जो है वो एक बोटनिस्ट थे जो प्लांट वगैरह की स्टडी करते थे। स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल वगैरह की स्टडी करते थे। इन्होंने जो अपनी स्टडी वगैरह की अलग अलग स्टडी की, लेकिन उसके बाद में जो कंक्लूजन इन्होंने निकाले तो वो सिमिलर थे और उन सिमिलर कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप की सेल से या एक ही टाइप की स्ट्रक्चर से बने हैं, यानी उन सब की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेम ही है। इसके अलावा उसमें जो फंक्शन होते हैं उनकी फंक्शनल यूनिट जो है वो भी सेम है और उनकी एक सेल में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं तो वो भी सेम है। यानी सभी जीवों के शरीर या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडीज एक्ट सिमिलरिटी या शो सिमिलरिटी इन देयर एक्टिविटीज, यानी वो अपनी कार्य विधियों में सिमिलरिटी जो है वो शो करती है और उसी बेसिस पर उन्होंने सेल थ्योरी जो है उसको प्रोपोनेट किया था। उनकी सेल थ्योरी जो है उसमें सेल से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बता दी गई थी, लेकिन एक कमी जो है वो उनकी रह गई थी कि जब सभी जीवों के शरीर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप फ्रॉम ए सेल सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक सेल, तो जो नए जीव बनते हैं, जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें जो सेल है वो आते कहाँ से हैं? यानी सेल से मिलकर बने हैं सारे जीव, लेकिन ये सेल कैसे बनती हैं या इन सेल का फॉर्मेशन या सेल का ओरिजिन जो है वो कैसे होता है, उसमें कमी रह गई थी। इस कमी को बाद में दूर किया गया एक तीसरे साइंटिस्ट के द्वारा, वो थे रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव जो हैं उन्होंने उस कमी को दूर किया और उसके बाद में इन तीनों के जो कंक्लूजन हैं इनको मिलाकर मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई थी। तो हु प्रोपोनेटेड द मॉडर्न सेल थ्योरी? स्लाइडेन, स्वान एंड विर्चोव। इन तीनों साइंटिस्ट का इसको श्रेय जो है वो दिया जाता है। अब इनके जो पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो है क्या, उसमें क्या क्या बातें जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप फ्रॉम वन और मोर देन वन सेल, यानी हर जीव जो है उसकी जो बॉडी है, उसकी जो देह है, वो बना है एक या एक से ज्यादा सेल से। यदि एक सेल से बना है वो यूनिसेलुलर हो जाएगा, यदि एक से ज्यादा सेल से बना है तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। बाकी सेल जो हैं वो निश्चित रूप से ही मिलेंगे। दूसरी जो हम बात करें तो वो है, या दूसरा जो पॉइंट आता है मॉडर्न सेल थ्योरी का, वो है सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स सेल में, एक लिविंग बॉडी में होने वाली जितनी भी जो फंक्शंस हैं, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह, उनका जो बेस है वो एक सेल होगा। यानी बेसिकली वो सारी के सारी प्रोसेसेस जो है वो कहाँ पर कंप्लीट होते हैं, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में, जो उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है वही उनकी फंक्शनल यूनिट भी है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी सेल्स हैं उनका केमिकल कंपोजिशन, या ऑल लिविंग सेल्स शो सिमिलरिटी इन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी सेम होती है। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो उनके फंक्शन, वो फंक्शन सेम है। इसका मतलब वो कहाँ पर हो रहे हैं, सेल में, जो सिमिलरिटी शो करती है। तो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में एक तीसरी चीज जो है, इसके बारे में और कहा जाता है सेल के बारे में ही, सेल इज द जेनेटिक यूनिट या जेनेटिकली यूनिट। तो इसे जेनेटिक यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जेनेटिक्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते हैं। तो सेल वो यूनिट है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशलाइज्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको कैरी आउट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या इनहेरिटेंस जो है वो शो करती है। इसलिए इसको जेनेटिक यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट इसमें लिस्ट आउट किया जाता है वो मिलेगा कि ऑल सेल्स आर सिमिलर। सेल्स ऑफ ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सिमिलर होती हैं, दिखने में एक जैसी होती हैं। उन सब में प्रोटोप्लाज्म, एक उनका जो कंपोनेंट है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। जितने भी सेल्स हैं उनके बाहर एक सेल एनवेलोप होता है, और सेल एनवेलोप के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस जो है वो भी उनमें प्रेजेंट होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सिमिलरिटी इन देयर कंपोजिशन या इन देयर फंक्शन। दे हैज प्रोटोप्लाज्म, सेल एनवेलोप एंड न्यूक्लियस। इनमें थोड़ा बहुत अंतर वगैरह जो है वो होता है, बाकी इसमें ये सिमिलरिटी जो है वो सब में मिलती है। और लास्ट पॉइंट जो है वो जो दिया गया था रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा, वो है कि सेल जो हैं उनका ओरिजिन ऑफ ए सेल या ओरिजिन ऑफ न्यू सेल, एक नई सेल जो है वो कैसे बनती है, तो इज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। यानी नई सेल जो है, हर जीव जो है
वो सेल से बना है, तो फिर नए जीव जो बनते हैं तो उनमें वो सेल कहाँ से आती है? तो इसमें ये कहा जाता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो सेल डिवाइड होती हैं, उनमें सेल डिवीजन होता है और वो सेल डिवाइड होकर ही नई सेल का ओरिजिन करती हैं। हमारी बॉडी में हर दिन सैकड़ों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, तो उनको रिप्लेस करती रहती हैं नई सेल। वो नई सेल जो है वो सेल डिवीजन से ही आती हैं। तो डिस्ट्रॉय होने से पहले जो सेल हैं प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं, वही डिवाइड होकर क्या करती हैं? नई सेल को बनाती हैं। तो ये है मॉडर्न सेल थ्योरी जो प्रोपोनेट की गई थी स्लाइडेन, स्वान और विर्चोव के द्वारा। इसके बाद में आगे साइटोलॉजी जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें कुछ और अदर डिस्क्रिप्शन या अदर स्टडी जो है उसको हम कल की क्लास में स्टडी आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।